नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। हाजिर हूं मिडिल ईस्ट की सारी अपडेट्स लेकर। दोहा में, कतर में आज एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। अरब इस्लामिक कंट्रीज की यह मीटिंग बुलाई गई है। जो दोहा पर हमला हुआ था, दोहा में जो हमास के लोगों पर अटैक हुआ था, उसके खिलाफ यह मीटिंग बुलाई गई है कोई साझा रणनीति तैयार करने के लिए। और इस मीटिंग के ठीक पहले कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अल-थानी साहब, उनका एक बयान आया। यह बयान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया और उन्होंने कहा कि इजराइल को अपने किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। जो उसने किया है उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। यह लैंग्वेज इस समय अरब मुल्कों की नॉर्मल लैंग्वेज बन गई है। सऊदी अरबिया ने भी इसी तरह की बात की है। इजिप्ट ने तो यहां तक कहा कि अरब मुल्कों को अपनी नाटो जैसी सेना बनानी चाहिए। जैसे नाटो अमेरिका और उसके चाहने वालों का, या आप कह सकते हैं कि अमेरिका और उसके लघुओं भगुओं का ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये मानता है कि नाटो के किसी एक मेंबर पे हमला हुआ तो वो सारे के सारे नाटो नेशंस पर हमला हुआ। आप जानते हैं यूक्रेन को लगातार नाटो में शामिल करने की कोशिश की गई है ताकि इस बहाने रशिया के खिलाफ ये लोग साथ में लड़ सकें। वैसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन अरब नेशंस का बनाने की बात कर रहे हैं सिसी का यह कहना है कि हम मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, आपस में सुरक्षा समझौते करें, और अगर किसी एक अरब मुल्क के ऊपर कभी हमला होता है तो हम ये माने कि यह पूरे अरब नेशंस पर हमला है और मिलकर उसका मुकाबला करें। अब जहां तक अरब मुल्कों का सवाल है, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि उन पर कोई और हमला तो कर नहीं सकता। उन पर हमला सिर्फ और सिर्फ इजराइल कर सकता है। ना तो अरब मुल्कों की दुश्मनी अमेरिका से है, ना अरब मुल्कों की दुश्मनी यूरोप से है, ना हिंदुस्तान से है, ना किसी और मुल्क से है। तो सिर्फ और सिर्फ कोई एक दुश्मन है उनका जो हमला कर सकता है, तो इजराइल हमला कर सकता है। तो आप कह सकते हैं कि इजिप्ट के राष्ट्रपति सिसी ने बहुत क्लियरली यह प्रस्ताव भेजा हुआ है, यह अल अरबिया में छपा था, यह प्रस्ताव भेजा हुआ है कि सारे अरब मुल्क मिलकर एक नाटो नेशन बनाएं, एक संगठन बनाएं, जो संगठन इजराइल के किसी हमले पर मिलजुल कर जवाब दे। पहले यह बयान आया, इस तरह की कोशिशों का जिक्र आया, और उसके बाद दोहा में अरब इस्लामिक कंट्रीज की मीटिंग हो रही है। इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि ईरान के जो प्रधानमंत्री हैं पेजेश्कियन, वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। आमतौर पर कतर या सऊदी अरबिया जैसे देशों ने कभी ईरान से कोई दोस्ती निभाई नहीं है, पीठ में छुरा कई बार भोंका है। लेकिन ईरान ने यह घटना होने के तुरंत बाद यह बात कही थी, और अभी लारिजानी ने, जो खामनेई के स्पेशल एडवाइजर हैं, उन्होंने यह बात कही कि जितने के जितने ये अरब नेशंस हैं वो इस बात को समझ जाएं कि या तो वो इजराइल के खिलाफ एक होकर उसको रोके, और या फिर इस बात के लिए तैयार रहें कि एक एक करके इजराइल उन सबको एनिहिलेट कर देगा, उन सबको नेस्तनाबूद कर देगा, उन सबको खत्म कर देगा। लारिजानी का यह बयान बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह एक ऐसी बात है जो लगातार ईरान कहता रहा है। इसके साथ एक चीज और जोड़ लीजिए आप, आज का जो दिन है, जिस दिन मीटिंग होने वाली है, वो बहुत इंपॉर्टेंट दिन एक और मामले में है। आज के ठीक 5 साल पहले, यानी 2019 में अब्राहम अकॉर्ड हुआ था कतर के साथ इजराइल का। यानी कतर ने इजराइल को, यहूदियों के एक देश को, अपनी तरफ से मान्यता दी थी। माना था कि हां, इजराइल का उस इलाके पर कब्जा सही है। माना था कि हां, इजराइल जो कहता है कि यह हमारी जमीन है वो सही है। और अब्राहम एकॉर्ड के तहत कतर ने यह सोचा था कि इजराइल के साथ रिश्ते हम बना लेंगे तो अमेरिका भी खुश रहेगा और हमारी भी शांति बनी रहेगी। हमारे ऊपर किसी तरह का कोई हमला नहीं हुआ। नतीजा क्या हुआ? 5 साल पूरा होने से कुछ दिन पहले ही इजराइल ने दोहा के ऊपर सीधा अटैक किया। बहाना तो यह था कि हमास के लोगों को मारना था, जबकि हकीकत यह थी कि कतर ने हमास के लोगों को पनाह दी ही इसलिए थी क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने उससे कहा था कि इनको आप पनाह दीजिए ताकि कभी इनसे बातचीत करनी हो तो आपके थ्रू सीधे बातचीत हो सके। और जिस इजराइल और अमेरिका ने कहा था पनाह देने को, वही आज कतर के खिलाफ हमला करते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि अमेरिका भी इसमें शामिल है? क्योंकि मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूं कि जिस कतर के अंदर अमेरिका का सबसे बड़ा अल उदैद बेस है, वहां यह पॉसिबल ही नहीं था, मुमकिन ही नहीं था कि कहीं से कोई हमला होता और अमेरिका को पता नहीं चलता। अमेरिका को इस हमले का पता था। उसने 10 मिनट लेट करके बताया ताकि यह भी हो जाए कि हमने कतर को बता दिया है
और यह भी हो जाए कि इजराइल अपने मकसद में कामयाब हो जाए। लेकिन इस बार किस्मत नेतन्याहू के साथ नहीं थी। बुरी तरह से फेल हुआ कतर के ऊपर हमला। ना तो हमास के लोग मारे गए और ना ही इससे कुछ हुआ। हां, एक बात जरूर हुई कि सीज फायर की बात जो एकदम फाइनल स्टेज में पहुंच रही थी वो रुक गई। और नेतन्याहू तो यही चाहता है कि किसी भी तरह से सीज फायर ना हो, जंग लगातार चलती रहे ताकि वो पैसे कमाता रहे और कुर्सी उसकी बची रहे। अब इसके बाद ट्रंप अगर वाकई कतर के दोस्त होते तो खुल के कहते कि यह हमला इजराइल को नहीं करना चाहिए था और इसके लिए इजराइल को सजा मिलेगी। लेकिन ट्रंप क्या कह रहे हैं कि कतर भी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और इजराइल तो हमारा महान दोस्त है। तो इजराइल अगर अगली बार कतर पे हमला करता है तो उसको और सावधान रहना चाहिए। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब यह है कि वो इस बात से नहीं रोक रहा है कि कतर के ऊपर इजराइल हमला ना करे। वो बस इतना कह रहा है कि जब हमला करे तो निशाना बिल्कुल सटीक हो, हमास के लोगों को मारे, कतर का कोई बंदा ना मारा जाए। कहने का मतलब उसके सिर्फ इतना है, चाहे कितना भी गोल गोल बयान को घुमा लो। और अगर इस बात को समझना है तो इस तरह से समझिए कि मार्क रूबियो गया हुआ है इजराइल और वहां से सिर्फ दोस्ताना फोटोग्राफ्स आ रही हैं। एक खबर ऐसी नहीं आ रही है जिसमें रूबियो ने सवाल उठाया हो इजराइल से कि तुमने कतर पे हमला क्यों किया। सिर्फ लीपापोती का मामला हो रहा है रूबियो को लेकर। वो वेस्टर्न वॉल पे गया। वेस्टर्न वॉल आप जानते हैं, जो दुनिया का बड़ा नेता जाता है, हमारे राजनाथ सिंह भी गए थे, उनको भी ले जाया गया था। मेरा सवाल इन सारे दुनिया के नेताओं से सिर्फ एक है कि ये जाकर एक यहूदी पवित्र स्थल वेस्टर्न वॉल पे अपना सर झुकाते हैं। कभी आपने नेतन्याहू को किसी मंदिर या मस्जिद पे झुकते हुए देखा है? चलो मंदिर मस्जिद छोड़ दो, चर्च पे कभी झुकते हुए देखा है? कभी आपने ऐसी तस्वीर देखी है कि नेतन्याहू अमेरिका गया और वहां के किसी चर्च में जाकर झुका? नहीं, वो अपनी बात पर अड़ा हुआ है। यहूदी धर्म ईसाइयों को क्या समझता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। यहूदी धर्म में कहीं कोई इज्जत नहीं है ईसा मसीह की। उनको अवैध संतान बताया जाता है और जाने क्या क्या कहा जाता है। लेकिन ये सारे नेता जाकर वेस्टर्न वॉल पर सर झुकाते हैं और उसके बाद इजराइल की चमचागिरी करते हैं। तो एक बात तो कतर और मिडिल ईस्ट के बाकी देशों को भी बहुत कायदे से समझ में आ रही होगी कि अमेरिका का भरोसा सिर्फ तब तक कर सकते हैं जब तक इजराइल हमला ना करे। ईरान हमला कर दे तो अमेरिका आ जाएगा बचाने के लिए। ईरान पर सऊदी अरबिया हमला कर दे तो अमेरिका आ जाएगा सऊदी अरबिया का साथ देने के लिए। लेकिन अगर इजराइल इनके ऊपर हमला करता है तो अमेरिका कोई साथ नहीं देगा। यह बात बहुत कायदे से समझ में आ रही है अरब नेताओं के। अब सीधे अमेरिका से दुश्मनी तो नहीं ले सकते। जिस तरह से अपनी सारी शान और शौकत, अपना सारा आत्मसम्मान, अपनी सारी इज्जत अमेरिका के सामने रख चुके हैं, तश्तरी में रख के अमेरिका को पेश कर चुके हैं, उसमें अमेरिका के साथ सीधी लड़ाई तो नहीं ले सकते। लेकिन हां, इजराइल के खिलाफ अगर ये एक होते हैं, अगर ये जो अरब मुस्लिम कंट्रीज की मीटिंग बुलाई गई है यह सिर्फ जबानी जमा खर्च से आगे बढ़ती है, इजिप्ट की प्लानिंग को अमली जामा पहनाती है, या फिर कुछ ऐसा स्टेप उठाती है जिससे इजराइल की दोबारा हिम्मत ना हो हमला करने की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कतर इजराइल पे हमला कर देगा या सऊदी इजराइल पे हमला कर देगा, नहीं करेगा। इतनी उम्मीद मत पालिए, इतनी हिम्मत नहीं बची है अरबों में। था कोई जमाना जब सारी दुनिया को जीता था कोई जमाना जब उनकी शमशीर जो है वो सूरज की तरह चमकती थी, लेकिन वो जमाना गया। ऐशो आराम ने, पैसे ने, बाकी सारी चीजों ने बिजनेसमैन बनाकर रख दिया है और बिजनेसमैन की हिम्मत सीधी लड़ाई करने की नहीं होती। लेकिन अगर भविष्य को लेकर कुछ प्लानिंग करते हैं और कोई उसको अमली जामा पहनाते हैं उस प्लानिंग को, तब तो कोई बात है। वरना याद रखिए, आज हमला हुआ है कतर पे, कल हमला होगा टर्की पे, परसों होगा सऊदी अरबिया पे। अपने हिसाब से इजराइल जो चाहेगा वो करेगा और ये लोग सिर्फ बयानबाजियां करेंगे। यूएन के ह्यूमन राइट्स में इस पर बहस होगी, यूएन की बाकी जगहों पर इस पर बहस होगी। इससे ज्यादा कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। ईरान और रेजिस्टेंस के खिलाफ इन लोगों ने लगातार इजराइल का साथ दिया है। अब जानते हैं कि जब इजराइल हमास को खत्म करने के बहाने गजा को खत्म कर रहा है, आप जानते हैं कि यमन ने जब रेड सी पर रोक लगा दी थी इसका खिलाफ, तो सड़क के रास्ते उसको सामान पहुंचाने की जो व्यवस्था कर रहे थे वो सऊदी अरब और यूएई कर रहे थे। टर्की ने उसके साथ सारे तिजारती रिश्ते बना के रखे हुए थे। यमन मिसाइल फेंकता है तो सऊदी अरबिया उसको कभी रोक लेता है।
ईरान मिसाइल फेंकता है तो जॉर्डन रोक लेता है, कतर रोक लेता है, लेकिन जब इजराइल ने मिसाइल फेंकी तो रोकने के लिए कोई सामने नहीं आया। इसके आगे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आप बहुत कायदे से जान सकते हैं। इन लोगों की ही कमजोरी है कि आज गजा में जिस तरह से लगातार, कल की बात मैं बताऊं, वहां के इस्लामिक यूनिवर्सिटी को गिरा दिया गया, बम से उड़ा दिया गया, और उसके बाद वहां का जो रक्षा मंत्री है सार, वो शान से इसको ट्वीट करता है कि देखो हमने इस्लामिक यूनिवर्सिटी गिरा दी। दुनिया का कोई और मुल्क होता, उसने किसी दूसरे मुल्क की यूनिवर्सिटी गिराई होती तो सारी दुनिया में तमाशा मच गया होता। लेकिन आप देखिए, सारी दुनिया तो छोड़ दीजिए, जो आपके अरब मुल्क हैं वही खामोश बैठे हुए हैं। अल-अक्सा मस्जिद में रोज तमाशे होते हैं, लेकिन बस बयान से आगे कहीं कुछ नहीं। इसलिए इस बार जब मीटिंग हो रही है तो बस उम्मीद की जा सकती है कि ये बयान से आगे बढ़ेंगे। हकीकत यह है कि अरब मुल्कों से ज्यादा तो दुनिया के दूसरे मुल्कों ने गजा के समर्थन में आवाज उठाई है। एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं, एक घटना बता देता हूं। स्पेन के अंदर साइकिलिंग का कंपटीशन हो रहा था जिसमें इजराइल भी हिस्सा ले रहा था। हजारों लोग सड़क पर आ गए, साइकिलिंग कंपटीशन को रोक दिया और कहा कि इजराइल जिस कंपटीशन में हिस्सा लेगा उसको हम अपनी जमीन पर नहीं होने देंगे। ऐसे ही ग्रैमी अवार्ड्स कल मिले हैं। दुनिया भर में जो सबसे शानदार फिल्मकार होते हैं उनको ये अवार्ड्स मिलते हैं। उन कलाकारों ने, जिनमें से कोई मुसलमान नहीं था, कोई अरब नहीं था, एमी अवार्ड के मंच पे फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाए, फलस्तीनी कैफिया पहना और इजराइल की मजम्मत की। आप हिम्मत देखिए। हालत यह है कि इस तरह की हरकत करने के बाद आपको फिल्म मिलेगी कि नहीं, काम मिलेगा कि नहीं, आप नहीं जानते हैं। लेकिन यह सारा खतरा उठाकर एमी अवार्ड्स के फंक्शन में वो कलाकार, जिनको कहा जाता है ये तो पैसे पे बिक जाते हैं, पैसा दो तो हीरो बन जाएंगे, पैसा दो तो विलन बन जाएंगे, पैसा दो तो नाचेंगे, पैसा दो तो रोएंगे, वो कलाकार एमी फंक्शन में आते हैं और सारी दुनिया के सामने फ्री पैलेस्टाइन का नारा लगाते हैं। फ्लोटिला की बात याद कीजिए आप। एक बार फ्लोटिला चला, गजा के पास पहुंचा, लोगों को गिरफ्तार किया गया। हिम्मत नहीं हारे और दोबारा एक फ्लोटिला आ रहा है। अभी ट्यूनीशिया के पास ड्रोन से उस पर हमला किया गया था, उस हमले में वो बच गए और अब ट्यूनीशिया से निकल पड़े हैं। अगला जो उनका मकाम है वो गजा है। उनको पता है कि इजराइल उनको इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं। उनको पता है कि उनके ऊपर ड्रोन गिर सकता है, मिसाइल गिर सकती है। उनको पता है कि उनको गिरफ्तार करके इजराइल की बदनाम जेलों में डाला जा सकता है। और ये भी आप देखिए कि वो जो फ्लोटिला चल रहा है उसमें ज्यादातर लोग यूरोपियन हैं जो मुस्लिम नहीं हैं। लेकिन गजा की आजादी के लिए ये सारे रिस्क उठाकर वो गजा का सीज तोड़ने के लिए चल रहे हैं, ट्यूनीशिया तक पहुंच गए हैं और अब गजा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जो बात मैं बार बार कहता हूं, कल मैं खामनेई साहब के ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने एक बात लिखी थी कि गजा का मसला उम्मत का मसला नहीं है, गजा का मसला मुसलमानों का मसला नहीं है, गजा का मसला हर उस इंसान का है जो हक की बात करना चाहता है। ये बात मैं बार बार कहता हूं। अगर आप गजा को सिर्फ मुसलमानों के मसले की तरह देखेंगे तो आप लगातार कमजोर होंगे और कमजोर किए जाएंगे। गजा का मसला इंटरनेशनल कानून के उल्लंघन का मसला है। गजा का मसला ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन का मसला है। गजा का मसला इल्लीगल कब्जे का मसला है। गजा का मसला मासूम लोगों की हत्या का मसला है। अभी तक तो हम लोग 60,000 70,000 के नंबर्स देख रहे थे, अब तो हलेवी जो इजराइल का आर्मी चीफ था उसके हिसाब से 6,80,000 लोग मारे जा चुके हैं गजा के अंदर। जरा कल्पना करके देखिए, 6,80,000 लोग गजा के अंदर मारे गए हैं, जिसमें 3 लाख के आसपास बच्चे हैं। यह मामला आपको मुसलमानों का लगता है? यह मामला हर उस इंसान का है जो इंसानियत के साथ खड़ा होना जानता है। इसीलिए यह मसला हमारा है, इसीलिए यह मसला आपका है, इसीलिए यह मसला सारी दुनिया का है। इसीलिए ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें कनाडा की एक मूल निवासी, जिसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, वो सड़क पर फलस्तीनी कैफिया पहनकर फलस्तीन के साथ होने की बात कर रही है, अपने तरीके से नाच रही है और कह रही है फलस्तीन को आज़ाद करो। दुनिया भर में जो ये आवाज़ें उठी हैं ना, सच है कि बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है गजा के ऊपर। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स गिराई जा रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, सब हो रहा है। लेकिन इस जुल्म को जिस सब्र के साथ बर्दाश्त किया है गजा वालों ने, यकीन जानिए इसका फल जरूर मिलेगा। और जैसा मैं बार बार कहता हूं कि हम अपनी जिंदगियों में ही आज़ाद फलस्तीन को देखेंगे। देखना बस ये है कि दोहा में जो ये अरब इस्लामिक मुल्क इकट्ठा हुए हैं, ये
सिर्फ ढोल बजाकर वापस लौट आते हैं या वाकई कुछ सीरियस कदम उठाने के बारे में सोचते हैं। एक छोटी सी अपील जो मैं हर बार करता हूं कि अगर मुमकिन हो तो हमारे चैनल के मेंबर बन जाइए। आप 3 रुपए रोज से भी कम में अगर हमारे मेंबर बनते हैं, और मेंबर बनना बेहद आसान है, ज्वाइन का बटन आप दबा सकते हैं। इसके अलावा हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक भी दे दिया है, वहां से आप सीधे हमारे मेंबर बन सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि अगर आप हमारे मेंबर बनते हैं तो इससे हमें वो ताकत मिलती है जिससे हम बिना डरे, बिना झुके और बिना रुके लगातार देश के अंदर और देश के बाहर हक की आवाज उठा सकेंगे। बहुत शुक्रिया।